हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, 2024 का फर्स्ट डे है। हैप्पी न्यू ईयर यू ऑल। और ये साल आपके लिए काफ़ी खुशियों से भरा हो। इसी विश के साथ आगे हम बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के हम वीडियो में हम बात करेंगे विक्टोरियन एज के पोएट को, जिसका नाम है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। हाँ दोस्तों, इनके द्वारा लिखी गई जो ब्रेक 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 एक पोम है, जो एक एलिजी है, जिसको हम पर्सनल एलिजी भी कहते हैं। इसी को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके स्टेट पीजीटी के सिलेबस में मेंशन है, जो आगामी होने जा रहे एग्ज़ाम्स और साथ ही साथ और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे नेट हो गया, स्टेट हो गया, या जो भी टेट होते हैं, अदर्स स्टेट का जो टीचिंग लेवल की जो एग्ज़ाम्स होती है, उन सारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो। इसको स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम इस वीडियो में देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट को, पॉइंट्स को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग एनालिसिस करेंगे पोम को। तीसरी हम लोग बात करेंगे समरी। और थर्ड लास्ट में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं, ताकि वो एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, ताकि आप मेरा मैं मोटिवेट हूँ और आपको वीडियो डालने में जल्दी से जल्दी तत्पर रहूँगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। दोस्तों, ये जो है आपका एलेजी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जिसको हम पोम एक प्रकार के एलेजी है, तो इसको लिखा गया था, रिटन इन 1835 में, ठीक है, और पब्लिश्ड की गई थी 1842 में, ठीक है। ये एक पर्सनल एलेजी है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में। तो ये पर्सनल एलिजी है, जो उनकी जो एक फ्रेंड है, कह सकते हैं ब्रदर इन लॉ जो थे, आगे हम डिस्कस करेंगे। ब्रदर इन लॉ ऑर्थर हेनरी हैलम, इन्हीं के डेथ पर, यानी इनकी डेथ पर ये लिखी गई थी। अचानक रैंडमली इनकी डेथ हो जाती है। कौन है आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अचानक इनकी डेथ हो जाती है, और इन्हीं से काफ़ी इनकी जो लगाव होता है, इसी लगाव को याद करते हुए पोम को लिखा जाता है, ओके, टेनिसन के द्वारा। तो और हम बात आगे करते हैं कि इसमें कितने लाइन्स हैं। तो दोस्तों, इसमें 16 लाइन्स हैं, ठीक है, और इसको 4 क्वार्टेरियंस में डिवाइड किया गया है। कितने क्वार्टेरियंस में? 4 इंटू 4 कितना होता है? 16। तो ये टोटल 16 लाइन्स का आपका एलेजी है, ठीक है। इसके राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें, तो ए बी है, ठीक है। आगे देखते हैं। हम अब बात करेंगे दोस्तों पोएट के बारे में। तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो एक विक्टोरियन एज के पोएट थे, ठीक है। इनकी जो बर्थ होती है 6 अगस्त 1809 को, ठीक है। डेथ इनका 6 अक्टूबर 1892 को। तो ये याद रखेंगे, ठीक है ना। ये जो 6 सेम है, लेकिन ये मंथ जो है आपका और ईयर अलग अलग है। ही वॉज ब्रिटिश पोएट। दूसरी इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ही वॉज द पोएट लॉरेट ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन का पोएट लॉरेट एक उपाधि होती है, उससे सम्मानित किया गया था, ठीक है। और ये कब किया गया था? तो 1850 में, 1850 में। आपको मालूम होना चाहिए कि इनको पोएट लॉरेट बनाया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के जस्ट तुरंत बाद। अगर इनकी बात करते हैं, तो फर्स्ट वर्क जो था टिम्बुक्टू, ओके, टिम्बुक्टू जो था इनका फर्स्ट वर्क था। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, आपको देखने को मिल जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं कि जो आपको मैंने बताया कि जो ब्रेक 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 है ना, ये आखिर क्यों, मतलब कैसी एक इलीजी तो है ही, क्यों लिखा गया? तो 1831 में जो ऑर्थर हेनरी हैलम है, ओके, वो आते हैं और इनके फैमिली में, यानी जो एल्फ्रेड टेनिसन है, उनके घर में उनके फैमिली के साथ रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि
समर के टाइम में, और फिर उसके बाद इनकी जो इंगेज्ड होती है, ये मतलब टेनिसन के सिस्टर के साथ ये इंगेज हो जाते हैं, और मतलब उनसे शादी होने वाला होता है। उनकी सिस्टर का नाम होता है एमिलिया टेनिसन। लेकिन रैंडमली क्या होता है, सडनली अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी सफरिंग अ सेरेबल हेमोरेजिक वाइल वैकेशंस ऑफ बियाना, मतलब इस तरह का एक डिजीज़ था, इसके कारण से इनकी डेथ हो जाती है। और कहाँ पर डेथ होती है? बियाना में। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पर डेथ होती है? तो बियाना में होती है इनकी डेथ। ठीक है। और डेथ होने के बाद ये काफ़ी इनकी जो डेथ का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो इनके टेनिसन पर पड़ता है। और इसके बाद इन्होंने इनकी याद में बहुत सारे मास्टरपीस जो राइटिंग है इन्होंने लिख डाली। इन द वैली ऑफ कॉटरेज, इन द वैली ऑफ कॉटरेज जो है इनका, इनकी याद में लिखी गई थी। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये भी लिखा गया। और इन मेमोरियम, ये तीन जो है इनका पर्सनल इलेजी के रूप में जाना जाता है टेनिसन का। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाती है कि हैलम के डेथ के याद में ही ये लिखी जाती है। ठीक है। और ये ब्रदर इन लॉ होने वाले थे, शादी हुआ नहीं होता है। ओके, शादी होने से पहले ये डेथ हो जाती है इनकी। ठीक है दोस्तों, इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस वर्क रहे हैं, जैसे कैरिबल मैरियन रहा है, ऑल थिंग्स विल डाई रहा है, द मरमेड रहा है, ओके, यूलिसिस रहा है, ओके, और टेथोनस रहा है। तो ये सारे इनके काफ़ी ज़्यादा फेमस वर्क रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये पोएट लॉरेट इनको अपॉइंट किया जाता है कब? विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ के पहले जो पोएट लॉरेट थे उनका नाम था सैमुअल रॉजर रिफ्यूजल। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे इस पोम को। ठीक है, 4 स्टेंजा में लिखी गई है और हर स्टेंजा में 4 लाइन्स है। ठीक है, 4 क्वाट्रियंस की मैंने बात किया था। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये पोएट जो है ना, एक सीशोर मतलब समुद्र के किनारे पे बैठे हुए हैं, और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा सैड है, डिसअपॉइंटेड है, और इसी वजह से वो बैठकर समुद्र के लहरें को निहारते हैं, और वो बोलते हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ओके, ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट दैट अराइज इन मी। मतलब तोरो तोरो तोरो, ब्रेक ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। ये जो गोल्ड जो लहरें हैं, समुद्र की जो लहरें हैं, वो किनारे पर जो स्टोन से बनी हुई जो जो हम कह सकते हैं बैकयार्ड है, वो ग्रे स्टोन्स का है, कोल्ड हो चुका है, उस पर आके टकराती है। तो बोल रहे हैं कि तुम इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, बार बार तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। एंड आई वुड डैट माई टंग कुड अटर, इनके दिमाग में ऐसे बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ किसी को कुछ बता नहीं पा रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर तकलीफ भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनकी जो ब्रदर इन लॉ जो है हैलम, उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेंजा में ये बात करते हैं। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विथ हिज सिस्टर एट प्ले, ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। तो आगे ये फिर ये बोलते हैं कि जिस तरीके से मैं अंदर से व्याकुल हूँ, मैं अपने तकलीफ़ों को बाहर निकाल नहीं पा रहा हूँ, अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ, लेकिन उससे तो अच्छा है ये लड़का, ये फिशरमैन्स बॉय, जो मछुआरे का जो बेटा है, जो खेल रहा है वो रेत पर, जो समुद्र के किनारे जो रेत होती है, अपनी बहन के साथ वो खेल रहा है, चिल्ला रहा है, और कम से कम अपनी आवाज़ को निकाल रहा है। कम से कम उस हमसे तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब उनको जेलसी फील हो रहा है यहाँ पर कि कम से कम मुझसे तो वो अच्छा है, अपनी आवाज़ों को निकाल कर प्ले कर रहा है, खेल रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। और वो मछुआरे को, वो जो शिप जो चलाता है, सेलर्स, वो अपने नाव को ले जाकर पानी में खे रहा है, और गाना भी गा रहा है। कम से कम वो तो अच्छे हैं, इस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं, वो पेन में नहीं है। आगे के स्टेंजा में वो बताते हैं एंड द स्टैटली सीप गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल, बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिस्ड हैंड
एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। तो आगे वो बोलते हैं कि एंड द स्टैटली सीप, स्टैटली का मतलब होता है बहुत बड़ी सीप की बात करते हैं। एंड द स्टैटली सीप गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। कह रहे हैं कि वो मतलब इस तरीके से तकलीफ से भरे हुए हैं, या उनके सामने मतलब सारा कुछ कह सकते हैं कि कुछ वो आकाश जो हेवन है उसको छू नहीं पा रहे हैं, है ना। हेवन अंडर द हिल, जो मतलब हिल के नीचे जो आकाश जो है, टू देयर हेवन अंडर द हिल, हिल के जो नीचे आकाश है, वो जो बड़े बड़े सीप है वो गायब हो चुका है, मानो मतलब वो टच नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उनके सामने जो भी कुछ है ना सब बिखरा बिखरा है, कुछ भी वो टच नहीं कर पा रहे हैं, जो उसको छूना चाह रहे हैं वो छू नहीं पा रहे, टच नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और एंड द साउंड ऑफ वॉइस डैट इज स्टील। ओके, और जो आवाज़ें थी, जो गूंज थी वो स्टील हो चुका है, मतलब वो स्थिर हो चुका है, गायब हो चुका है। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई किक क्रेज ओ सी, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। दोस्तों लास्ट लाइन में पोएट ने कहा है कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोरो तोरो तोरो, एट द फुट ऑफ दाई क्रेज ओ सी। और जो जो फुट बाय दाई क्रेज, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो चट्टाने हैं उसको तोड़ो। ओके, वो समुद्र के लहरें इसे तोड़ो। ओके, छोटे छोटे टुकड़ों में। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। लेकिन वो दिन, जो खुशियों का पल जो हम बिताए हैं उस दोस्त के साथ, वो कभी अब वापस नहीं आ सकता है। तो इस तरीके से पोएट मतलब काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, ग्रीफ फील कर रहे हैं, और वो मतलब बोल रहे हैं कि ये जो मैं मतलब मेरे अंदर में बहुत सारे थॉट चल रही है, वो हम निकाल नहीं सकते। इतनी मतलब जो आवाज़ें सुनते थे उस आवाज़ें अब सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन उससे अच्छा कम से कम ये बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, अपने आवाज़ें निकाल रहे हैं, और ये जो नाविक है अपने नावों के साथ गाना गाते हुए नाव खे रहे हैं। इस तरीके से चीज़ें वो याद करते हैं और तकलीफ़ मतलब अपना एक्सप्लेन करते इस पोएम के थ्रू। दोस्तों ये पोएम का एक्सप्लेनेशन यही था। अब हम बात करेंगे एमसीक्यू की। ठीक है, तो कहीं जाना नहीं। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे दोस्तों के बीच में। दोस्तों सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस ए रहा, विच हिस्टोरिकल एज टेनिसन बिलोंग्स टू। तो किस एरा से बिलोंग करते हैं टेनिसन। तो मैंने आपको बताया है पोएम के टाइम में। ठीक है, तो विक्टोरियन एज। ओके, करेक्ट आंसर इज विक्टोरियन एज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। व्हेन टेनिसन डाइड, अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वाज फाउंड लाइंग अंडर द कवर हिज बेड, विच वाज दैट प्ले। जब इनकी डेथ हुई थी तो शेक्सपियर का एक प्ले उनके बेड पर से मिला था। वो प्ले का नाम बताइए। तो हाँ दोस्तों, कैम्बरलाइन। कैम्बरलाइन जो था शेक्सपियर की लिखी हुई है प्ले, वो इनके बेड से मिला था। किसके बेड से? टेनिसन के बेड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट। टेनिसन को कब पोएट लॉरेट अपॉइंट किया गया था दोस्तों? 1850 में। करेक्ट आंसर। विच पोएम ऑफ टेनिसन टी एस इलियट कॉल्ड अ परफेक्ट पोएम। टेनिसन का कौन से पोम को टी एस इलियट ने परफेक्ट पोम करके बोला था? तो बताइए कौन सा था? एलियसिस। ओके, एलियसिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एलियसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हु रोड द पोम डिफेंस ऑफ लखनऊ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछी गई है कईयों बार पीजीटी में। ओके, तो बताइए इसमें जो हु रोड द पोएम डिफेंस ऑफ लखनऊ, तो डिफेंस ऑफ लखनऊ दोस्तों टेनिसन जो है लखनऊ इन इंडिया में रहकर, लखनऊ सिटी में रहकर इन्होंने डिफेंस ऑफ लखनऊ पोम को लिखा था। यानी कौन? टेनिसन। ओके, आंसर इज टेनिसन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। टेनिसन हैज़ रिटन अ पोम ऑन द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्पायरर। तो टेनिसन ने एक पोम लिखा था टॉम्ब ऑफ मुगल एम्पायर। उस एम्पायरर का नाम क्या है? तो दोस्तों अकबर। वो एम्पायरर कौन थे? अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। ब्रेक 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 इज एन इलेजिक पोएम रिटेन ऑन द डेथ ऑफ। तो आपको पता ही है इसका आंसर। चलिए विलियम, सॉरी, ऑर्थर हेलम।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड ऑकर्स इन द पोम। दोस्तों इसमें बोल रहा है टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड ऑकर्स इन द पोम। तो इस बताइए इसको कहाँ से लिया गया है ना। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ओलियसिस। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। जो ये लाइन दिया गया है तो वो लाइन कहाँ से लिया गया है। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेक फ्रॉम। तो लिखा हुआ है इट इज़ बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। तो बताइए ये कहाँ से ली गई है। हाँ जी, इन मेमोरियम, इन द प्रिंसेस टीयर्स, आइडियल टीयर्स, स्वीट एंड लो। ओके, करेक्ट आंसर इज इन मेमोरियम यानी बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेनिसन हैज़ रिटन अ पोम ऑन अ सिटी ऑफ इंडिया, विच सिटी। तो अब पूछा जा रहा है कि टेनिसन की लिखी हुई जो राइटिंग था मतलब वो किस सिटी में लिखकर। ओके, डिफेंस ऑफ जो सिटी मैंने बताया था तो लखनऊ, यानी करेक्ट आंसर इज लखनऊ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। इन विच पोम डू द फॉलोइंग लाइन्स ऑकर्स, मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हर्थ, मैन फॉर द sword एंड फॉर द नीडल सी। तो ये आपका द प्रिंसेस में मेंशन किया, ये वर्ड द प्रिंसेस से लिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। इन विच वर्सेस फॉर्म इज द पोम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो एलिजी है, पर्सनल एलिजी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। ओके, तो इसका आंसर एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा। दोस्तों एपोस्ट्रॉफी जो होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जो इनिमेट जो थिंग्स होते हैं जिसमें कोई लिविंग जैसे एक्टिविटी नहीं होती है, बट उसको हम लोग क्या करते हैं एक लिविंग जैसे एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको उसमें फीलिंग, उसमें इनमेट की फीलिंग जो होती है हम दिखाते हैं, क्रिएचर्स की फीलिंग जैसी दिखाते हैं, तो उसी को एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। हु सेड दिस, द ओल्ड ऑर्डर चेंज एल्डिंग प्लेस टू न्यू। यानी मतलब यहाँ इस लाइन में कहा गया कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज, मतलब जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो बदलते हैं और नई चीज़ों को जगह देती आने के लिए। तो ये वर्ड जो है लाइन कहाँ से, मतलब किसने कहा था। तो टेनिसन ने कहा था। और कहाँ से लिया गया ये लाइन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ब्रेक 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 इज अ पोएम सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ। जो ब्रेक ब्रेक पोएम है वो उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इसकी बैकग्राउंड जो है इमोशन, नेचर, सटायर, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा नेचर, क्योंकि सीसोर है, स्टोन्स है, ग्रे स्टोन्स है, तो इन सारी चीज़ों की बात यहाँ पर कर गई। तो नेचर इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।